ठीक है ना। तो होता क्या है किसी भी पेशेंट को ये कहना के बारे में ये कहना कि इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ये काफ़ी नहीं है, ठीक है ना। इसको काफ़ी नहीं है उसको, बल्कि जो नेफ्रोटिक जो है ना उसका सिर्फ प्रोटीन यूरिया है, मतलब प्रोटीन नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया कहना ज़्यादा अच्छे डॉक्टर्स की जो निशानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि दिस पेशेंट इज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो डायग्नोसिस इज़ नॉट कंप्लीट, ठीक है ना, बिकॉज आपको बताना पड़ेगा कि किसकी वजह से उसको डैमेज हो रहा है, ठीक है ना, ये भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंट पेशेंट्स, अब देखें डिफरेंट जो पेशेंट्स हैं तो उनको डिफरेंट रीजंस की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, और कुछ को फिर शॉर्ट टर्म नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कुछ को लॉन्ग टर्म नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। तो अपार्ट फ्रॉम जो दीज सिम्टम्स देखें, दीज सिम्टम्स एंड दिस डिसलिपिडीमिया CTC, देन और भी प्रोटीन्स लूज होते हैं, जिसका हमने लास्ट वीडियो में बताया था। देखिए फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म उसमें अगर ट्रांसफेरिन ज़ाया हो तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है पेशेंट को, ठीक है ना। इसी तरह देखिए एंटी थ्रोम्बिन 3 अगर ज़ाया हो, एंटी थ्रोम्बिन 3 क्या है, एक लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन है, ठीक है ना। ये एंटी थ्रोम्बिन 3 थ्रोम्बस कटर है, यानी कि एक हिसाब से एंटी थ्रोम्बिन 3 थ्रोम्बस कटर है, ठीक है। ये एंटी कोआगुलेंट उसमें आता है, ठीक है। अच्छा तो थ्रोम्बस फिर प्रोकोआगुलेंट है, ठीक है। तो फिर थ्रोम्बस बनेगा, जब ये ज़्यादा लूज़ होगा तो थ्रोम्बस बनेगा। थ्रोम्बस की जो स्पेशल साइड जो होती है ना वो रीनल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है। अच्छा थ्रोम्बस इस तरह इन पेशेंट्स में, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की पिक्चर के पेशेंट्स में थ्रोम्बस बनने के और भी रीजन है। कैसे, देखिए हमने बताया हाइपरलिपिडीमिया, ये देखें इनकी वजह से थ्रोम्बस बन सकता है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो हाइपरलिपिडीमिया है ना, ये क्या करता है, जब ज़्यादा लिपिड्स होते हैं तो प्लेटलेट्स के मेम्ब्रेन्स को डैमेज करते हैं, और जब प्लेटलेट मेम्ब्रेन्स डैमेज होते हैं ना तो वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं, थ्रोम्बस बनने के चांसेस ज़्यादा हो गए। फिर एंडोथेलियल इंजरी कराते हैं, तो एंडोथेलियल इंजरी कराते हैं तो भी थ्रोम्बोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो एक एसोसिएशन होती है नेफ्रोटिक की एक हाइपर कोआगुलेबल स्टेट के साथ, ठीक है। इधर फिर देखें हाइपर ऑस्मोटिक जो ब्लड होता है वो जब इटसेल्फ एक कॉज बन जाता है थ्रोम्बोसिस के लिए, ठीक है। तो ब्लड ओवरऑल इन शॉर्ट जो बॉडी जो है ना एंटी कोआगुलेंट उसमें स्टेट की से उठ के प्रो कोआगुलेंट स्टेट में चली जाती है, ठीक है। उसके बाद देखें क्या होता है, उसके बाद देखें लो मॉलिक्यूलर वेट कॉम्प्लीमेंट्स लूज़ हो जाते हैं प्रोटीन में, यूरिन में, ठीक है। लो LMWC लो मॉलिक्यूलर वेट कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। ये लो मॉलिक्यूलर वेट कॉम्प्लीमेंट्स जब ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं ना तो क्या होता है कि इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप अंदाज़ा करें कि एक लो का मॉलिक्यूलर वेट अगर गिर जाए एक नेफ्रॉन से, तो 1.2 मिलियन नेफ्रॉन से तो कितने गिर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर ये जब इनकी कमी होती है तो इन्फेक्शन बढ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे पेशेंट्स में न्यूमोकोकल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस देखिए इनको ऐसे न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस न्यूमोकोकस को किल करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑप्शन जैसे C3 भी एक लो मॉलिक्यूलर वेट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो जब ये ज़्यादा लूज़ होगा ना तो ये फिर आज़ादी से घूम फिर सकते हैं ब्लड में और इन्फेक्शन कराते हैं। ऐसे पेशेंट्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम में उनको मारे ना मारे इन्फेक्शन से मर जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा पेशेंट्स का अच्छा आपको पता है ये C3B क्या है, C3B क्या होती है, ये ऑप्शनाइजेशन क्या होती है, बैक्टीरिया को पकड़ के ले जाके देखें। फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है तो ये न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल है या मैक्रोफेज है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया हो गया। तो ऑप्शनिस्ट क्या करते हैं, ऑप्शनिस्ट पकड़ते हैं इसको यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से। फॉर एग्जांपल ये ऑप्शनिन है बीच में स्कल का, इसको स्टिक करते हैं न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस के साथ, तो इनकी फेगोसाइटोसिस में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया को लाके जो हमारे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको स्टिक करने में मदद देते हैं, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास पेशेंट नंबर 1 था, पेशेंट नंबर जो माइल्ड इंजरी के साथ इसमें होती थी नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया, ठीक है, सॉरी इसमें सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होती थी एल्बुमिन यूरिया यानी। उसके बाद देखिए इसमें मॉडरेट इंजरी थी 2+ के साथ, इसमें नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया प्लस, लेकिन प्रोटीन यूरिया लेस देन 3.5 ग्राम्स था, ठीक है। और तीसरा जो था हमारे पास 3+ के साथ नॉन सेलेक्टिव तो था ये भी, लेकिन मोर देन 3.5 ग्राम्स पर 24 आवर्स प्रोटीन इसमें लूज़ हो रही थी, ठीक है ना।
अच्छा, अब हम बढ़ाते हैं इंजरी को बढ़ाते हैं और इसको 1 2 3 4 करते हैं, ठीक है ना। तो इस पेशेंट को हमने देखें +4 डिग्री इंजरी है, इसको सीवियर इंजरी में क्या होता है, ये देखें मेसेंजियम है, ये कैपिलरी है एंडोथेलियम के साथ, और उसके बाद नीचे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, फिर ये पोडोसाइट्स हो गए, एपिथेलियल पैराइटल एपिथेलियल सेल्स हो गए, प्रॉक्सिमल कनेक्टिंग डक्ट के एपिथेलियम, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, अब इसमें सीवियर इंजरी होगी, ठीक है। सीवियर इंजरी होगी तो क्या होगा कि इन्फ्लेमेटरी लेंस यहाँ पे अपीयर होंगे, जो ग्लोमेरुलर जो है ना, ये लोडेड विथ न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज होगा, ठीक है। अब तो इस पेशेंट में आप क्या देखेंगे, इंजरी में, सीवियर इंजरी में न्यूट्रोफिल्स देखेंगे, मैक्रोफेज देखेंगे, एंटीबॉडीज़, प्लेटलेट्स, कम्प्लीमेंट्स देखेंगे, सेलुलर एलिमेंट्स देखेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर डैमेज है, ब्रॉडली एडवांस्ड डैमेज होगी इस पेशेंट में, ठीक है ना। अब होगा क्या, एल्बुमिन यूरिया होगा, ग्लोबुलिन यूरिया होगा, नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया के साथ हिमेचूरिया भी होगा इस पेशेंट में, ठीक है ना। तो इस पेशेंट में यहाँ आरबीसीज गिरेंगी और इसको हिमेचूरिया हम कहेंगे। याद रखें, हिमेचूरिया सिर्फ यहाँ की ब्लीडिंग को, हिमेचूरिया जो होता है ना, बेसिकली देखें, हिमेचूरिया मैं बताता हूँ, पेशाब में खून आने को हिमेचूरिया बोलते हैं, लेकिन ठीक है ना। अब वो खून यूरिथ्रा की इंजरी से भी आ सकता है, ठीक है ना, देखें, ठीक है ना, देखें, वो खून यूरिथ्रा की इंजरी से भी आ सकता है, ऊपर आके फिर ब्लेडर की इंजरी से भी आ सकता है, फिर यहाँ पे यूरिटर्स हैं, यूरिटर्स की इंजरी से भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर आ जाए, ऊपर प्रॉक्सिमल यूरिटर, ठीक है। तो यहाँ पे किडनी तक जितने भी हैं ना, इनकी वजह से हिमेचूरिया हो सकता है, लेकिन ये हिमेचूरिया डिफरेंट है इस हिमेचूरिया से, ठीक है ना, इस हिमेचूरिया से डिफरेंट होता है। इसको हम कहते हैं हिमेचूरिया ऑफ ग्लोमेरुलर ओरिजिन, ठीक है ना। ये देखिए, हिमेचूरिया ऑफ ग्लोमेरुलर ओरिजिन, यहाँ से जो आता है ना, यहाँ से जो आता है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए देखें, आरबीसी जब यहाँ से निकलती है ना, यहाँ से आती है ना, तो इन सुराखों में से गुजरने के लिए वो ऐसे ऐसे घिस के निकलती हैं, और जब नीचे आती है ना, वो स्टार शेप बन जाती हैं, ठीक है ना। वो आरबीसी इस तरह बन जाती हैं, ये देखें, इस तरह स्टार शेप स्टार आरबी, इस तरह की आरबीसी जब आप यूरिन में देखेंगे तो हमें कंफर्म होता है कि ये आ रही है ग्लोमेरुलाई से, ठीक है। बाकी जो मैंने बताया, ब्लैडर और यूरेटर से जो आता है ब्लड, उसमें ये सीन नहीं होता, ठीक है। तो एक बात तो ये हुई कि ये हम इस तरह पहचानते हैं इनको कि ये इस स्टारी शेप डिसफॉर्मिक आरबीसीज होते हैं, स्टार शेप, ठीक है, यूरिन में आती हैं, ठीक है। क्योंकि घिस के पोर्स, इस पोर से गुजरना आसान नहीं होता, जब ये गुजरती है ना तो इंजर होती है, इंजर होकर डिफरेंट शेप्स इख्तियार कर लेती हैं। दूसरा ये कि जब ये इधर आती है ना, तो ये नेफ्रॉन के थ्रू गुजरते हुए इनको ना ये फंस जाती हैं इधर, ये देखें, यहाँ से आती हैं, यहाँ नेफ्रॉन से गुजरते हुए ये फंस जाती हैं। जब फंसती हैं तो एक फंसती है, उसके ऊपर दूसरी आती है, तो उसके बाद तीसरी आती है, तो इस तरह की शेप बन जाती है, फंस के इस तरह की शेप बन जाती है, साइलेंड्रिकल शेप बन जाती है, ठीक है ना। इस साइलेंड्रिकल शेप के ऊपर फिर ऊपर से पानी आता है, उसको पुश करता है, फिर पानी आता है, यूरिन आता है, पुश करता है, फिर यूरिन आता है, आखिर में ये फिर नीचे आके ब्लैडर में निकलती हैं। तो दूसरा ये इसकी पहचान है। फिर यूरिन में ये इस तरह की चीज़ें आती हैं, साइलेंड्रिकल, इनको कास्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो इनको आरबीसी कास्ट कहते हैं। एक पहला ये हो गया, हम इससे पहचानते हैं, दूसरा आरबीसी, ठीक है, दूसरा हो गया आरबीसी कास्ट, ठीक है ना। तो इनको आरबीसी या कास्ट कहते हैं, या फिर रेड सेल कास्ट कहते हैं। ये होते ऐसे हैं, देखें, ये आरबीसी बीच में प्रोटीन्स को कनेक्ट करके कास्ट से ये इस तरह की साइलेंटिकल शेप देते हैं, ठीक है ना, इनसाइड द नेफ्रॉन। अभी देखें, हमने कहा कि ये जो ग्लोमेरुलस है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये बोमस कैप्सूल ना, हमने कहा कि यहाँ पे बहुत सारी न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, प्लेटलेट्स, एंटीबॉडीज़, कम्प्लीमेंट्स, सेलुलर एलिमेंट्स यहाँ पे जमा हो गए हैं, ठीक है। इतनी सीवियर इंजरी हो गई है। जब इतनी सीवियर इंजरी में ये सारे जमा हो गए हैं, तो आपका क्या ख्याल है, ब्लड आसानी से पास होगा यहाँ पे ग्लोमेरुलस के थ्रू? नहीं, ये तो सारे होते ही होते हैं, यहाँ तक कि फिर इंजर्ड एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना, ये प्लेटलेट प्लग्स भी बनाते हैं यहाँ पे, इंजर होके ना, प्लेटलेट प्लग्स। तो ओवरऑल जो होता है ना कि ब्लड फ्लो को ये डिस्करेज करते हैं यहाँ से आसानी से, इस जगह से एफरेंट यहाँ ब्लड फ्लो को डिस्करेज करते हैं, ब्लड आसानी से यहाँ पास नहीं होता। तो ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब कहीं किसी जगह में इन्फ्लेमेशन होती है तो उस जगह में ब्लड फ्लो तेज़ ज़्यादा होता है, लेकिन जब इधर इन्फ्लेमेशन हो रही है ग्लोमेरुलाई में, तो ये स्वेल अप हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, यहाँ ब्लड आसानी से पास नहीं हो सकता। होता क्या है, जब ब्लड पास नहीं होता तो फिर GFR भी कम हो जाता है, ठीक है, पेशेंट का, ठीक है ना। अब ब्लड कम यहाँ जाएगा तो GFR कम होगा, GFR कम होगा तो पेशाब कम बनेगा। 400 ml से कम अगर यूरिन बने ना तो उसको हम ओलिगोरिया कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आके वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम से डिफरेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ओलिगोरिया बन जाता है। जब ओलिगोरिया बन जाता है तो इसमें फिर हम इसको सेपरेट करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम से। अच्छा देखिए, फिल्ट्रेशन ही कम है यहाँ पे, ब्लड फ्लो कम है, तो फिल्ट्रेशन कम है ना, कम है तो साथ में क्या क्या होगा,
टोटल प्रोटीन लॉस भी कम होगा इसमें। ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। जब फिल्ट्रेशन ब्लड कम होगा, फिल्ट्रेशन कम होगी तो यहाँ से जो प्रोटीन की जो है ना एल्बुमिन ग्लोबुलिन, इनकी जो लीकेज भी कम हो जाएगी ओवरऑल। ठीक है ना। तो ओलिगोरिया ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से जो फॉर एग्जांपल ये एक क्रिटिकल सिचुएशन है। अच्छा फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, मरीज़ के पास डॉक्टर के पास आता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट है वो आता है 1 साल से आ रहा है। अचानक उसका क्या होता है कि प्रोटीन यूरिया कम हो जाता है, एडिमा भी कम हो जाता है। अच्छा इस तरह की चीज़ें कम हो जाती हैं, सबसाइड हो जाती हैं। तो डॉक्टर जो होता है ना, वो जो आम डॉक्टर, वो खुश हो जाते हैं, ओह ये तो इसका ठीक हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता बल्कि उसका देखें साथ में ओलिगोरिया स्टार्ट हो रहा होता है और क्या होता है, हिमेचुरिया स्टार्ट हो रहा होता है। वो इसलिए एडिमा सबसाइड हो रहा है कि यहाँ से प्रोटीन कम लूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ कंजेशन और इन्फ्लेमेशन और टाइटनेस ऑफ द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल दी स्टफ्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी ब्लड ही नहीं आ रहा है, तो प्रोटीन्स भी तो नहीं आ रहे हैं ना, ब्लड नहीं आ रहा है, प्रोटीन नहीं आ रहा है, GFR कम बन रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, और प्रोटीन कम लूज़ हो रही है। ठीक है, यानी कि एक हिसाब से यहाँ ब्लॉक हो रहा है उसका। ठीक है, तो ब्लड कम आ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से डॉक्टर खुश होता है, लेकिन कंडीशन मरीज़ की ख़तरनाक होती जा रही होती है ओलिगोरिया के साथ और हिमेचुरिया के साथ। ठीक है, और साथ साथ क्या होता है कि जब यहाँ से ब्लड नहीं आ रहा तो फिर क्या होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी तो नहीं आ रहे ना, वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट होते जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे यूरिया बढ़ जाएगा और क्रिएटिनिन भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो जब ये यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ जाते हैं ना, तो इसको कहते हैं एजोटीमिया। ठीक है, ये एक क्रिटिकल कंडीशन है। ठीक है, तो ठीक है ना। अब याद रखिए यहाँ पे कंजेशन है, ब्लॉकेड ऑफ ब्लड फ्लो है, तो क्या होगा, रेनिन जो किडनी की तरफ जो ब्लड होगा वो डेंजरसली रिड्यूस हो गया है। तो जब रिड्यूस हो गया है तो पावरफुल स्टिमुलेशन ऑफ रेनिन प्रोडक्शन होती है। ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, फिर किडनी क्या करता है, रेनिन सिक्रेट करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एक्सिस को ये स्टिमुलेट करता है। फिर क्या होता है, सोडियम वाटर रिटेंशन होती है और उसके बाद प्रोटीन लूज़ नहीं हो रहा है इसके, इसलिए इस बार क्या होगा, ये सोडियम एंड वाटर अंदर के ब्लड में रहेंगे। ठीक है, वेस्कुलर कंपार्टमेंट्स में रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एंजियोटेंसिन खुद एक पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है, हाइपरटेंशन होगी, ये भी ब्लड में रहेंगे, ये भी वेजो कंस्ट्रिक्शन भी होगी, तो हाइपर टेंशन हो जाएगी पेशेंट को। ठीक है, जिस तरह के लास्ट उसमें हमने देखा था, इस केस में हमने देखा था कि ये बाहर तो आ रहा था सोडियम और वाटर। ठीक है, प्रिंसिपल सेल से रीअब्जॉर्ब हो रहा था, लेकिन वहाँ पे बैठ नहीं पा रहा था, वो फिर दोबारा बाहर आता था। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर रेज नहीं हो रहा था। इस केस में डिफरेंट है, इस केस में सोडियम और वाटर जाएगा, जाके ब्लड वेसल्स में रहेगा, क्योंकि उधर एल्बुमिन प्रोटीन्स भी काफ़ी उधर मिकदार में पड़ी हुई हैं। क्योंकि यहाँ से प्रोटीन लूज़ ही नहीं हो रही। ठीक है, ब्लड आ नहीं रहा है तो लूज़ भी नहीं हो रही। अब शुरू में क्या था, देखते हैं कि शुरू में हैवी प्रोटीन यूरिया था, जो क्या है वो प्रोटीनीमिया बन जाता है। ठीक है, उस तरफ, और उसके बाद जनरलाइज एडिमा था। लेकिन अब क्या है, अब सीन चेंज हो गया है, अब उससे बड़ा ट्रायंगल बनेगा इधर। ये हो अभी इस केस में क्या होगा, बड़े ट्रायंगल में हिमेचुरिया, आरबीसी का डिस्मॉर्फिक आरबीसी और आरबीसी कास्ट, एजोटीमिया, ब्लड में यूरिया क्रिएटिन बढ़ गया और एक यूरिया डिफरेंटली हो गया GFR की कमी की वजह से। और फिर उसके बाद किडनी ने क्या किया, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट किया, तो सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन हो गई और एंजियोटेंसिन 2 फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन भी करके हाइपरटेंशन भी हो गया। तो ये तीनों ट्राइंगल्स आ गए, छोटा ट्राइंगल, बड़ा। अब ये जो बड़ा ट्राइंगल है ना, ये गेम नेफ्रोटिक की नहीं है, ये गेम है नेफ्रिटिक सिंड्रोम की। ठीक है ना। तो ठीक है ना, ये बड़ा सर्कल, नाउ इट इज़ नो मोर नेफ्रोटिक, दिस इज नेफ्रिटिक। ठीक है, नेफ्रिटिक में BAO भाऊ, B फॉर ब्लड प्रेशर, एजोटीमिया, ओलिगोरिया एंड हिमेचुरिया, ये आपने याद रखना है। ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, नेफ्रिटिक इज़ ए पिग। ठीक है, पिग में आई आता है ना, PA में आई तो ए नेफ्रिटिक। ठीक है, इसको आपने पिग को फिर दूसरे लफ्ज़ों में बोर भी बोलते हैं, बोर। B फॉर ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, O फॉर ओलिगोरिया, A फॉर एजोटीमिया और R फॉर RBC कास्ट एंड RBC डिस्फॉर्मिक RBC, जिसको हिमेचुरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप बोर भी याद कर सकते हैं, पिग जिसमें आई नेफ्रेटिक है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि जो ग्लोमेरुलर इंजरी है ना, वो वो अपना चेहरा बदलती रहती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी इंजरी थी तो क्या हुआ, उसमें सिर्फ एल्बुमिन यूरिया हो गया, उसके बाद बड़ी चेंज हो गई, थोड़ी सी बड़ी, उसके बाद उसमें क्या हो गया, नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया, लेकिन लेस देन 3.5 ग्राम पर डे एल्बुमिन सिक्रेट हो गए। उसके बाद देखें, उसके बाद थोड़ी सी बड़ी हो गई चेंज, प्लस और नॉन सेलेक्टिव और मोर देन 3.5 ग्राम। ठीक है, इसमें फिर
क्या हो गया इसमें, एल्बुमिन यूरिया, प्रोटीन यूरिया, ग्लोबुलिन यूरिया etc हो गए। उसके बाद देखें, उसके बाद चेंज हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि नेफ्रोटिक की सिचुएशन आ गई, ठीक है। उसके बाद थोड़ा चेंज और बढ़ाते हैं तो नेफ्रिटिक की सिचुएशन आ गई। इससे अगला पेशेंट जो होगा उससे भी सीवियर हो जाता है। अब देखें नेक्स्ट पेशेंट में हमारे पास 1 2 3 4 5 ग्रेड इंजरी होगी, ठीक है। 5+ हमने, ये 5+ कोई मेडिकल टर्म नहीं, ये हमने समझाने के लिए किया है। तो ग्लोमेरुलोपैथीज़ को हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने छोटी सी इंजरी कराई, सेलेक्टिव एल्बुमिन आ गया, उसके बाद सेलेक्टिव एल्बुमिन यूरिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ी बड़ी हो गई, उसके बाद नॉन सेलेक्टिव एल्बुमिन प्रोटीन यूरिया हो गई, लेकिन सब नेफ्रोटिक था ये। उसके बाद हमारे पास हो गई जो हैवी प्रोटीन यूरिया हो गई, ठीक है। हैवी प्रोटीन यूरिया में हमारे पास नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया आ गई। उसमें हमने देखा एडीमा, प्रोटीन यूरिया, हाइपोप्रोटीनीमिया, और उसके बाद एडीमा हो गया, साथ साथ हाइपरलिपिडीमिया और हाइपरलिपिड्यूरिया हो गया। प्रोटीन लॉस ग्रेटर देन 3.5 ग्राम्स पर डी, ठीक है ना। उसके बाद देखें इंजरी बढ़ गई, इंजरी बढ़ने के बाद देखें दायरा, ये वाला दायरा, ये तो अंदर ये रह गया, इससे बड़ा दायरा आ गया। बड़ा दायरा हिमेचुरी आरबीसी, कांस आरबीसी, डिस्फॉर्मिक मॉर्फिक आरबीसी आ गया, टीमिया ओलिगोरिया आ गया, और ब्लड प्रेशर आ गया, ठीक है। हाइपरटेंशन आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नई इंजरी है, नेक्स्ट पेशेंट है। नेक्स्ट पेशेंट में क्या होता है, देखिए ये कैपिलरी है ना, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलस है, ये हमारे पास वुमेन्स कैप्सूल है। वुमेन्स कैप्सूल तो देखें इसमें इंजरी इतनी ज़्यादा होती है कि देखें ये जो करीब से देखें तो एल्बुमिन वगैरह और एल्बुमिन ग्लोबुलिन आरबीसी का हिमेचुरिया वगैरह ये सारा होता ही है। मतलब ये जो नेफ्रेटिक जो है ना, नेफ्रेटिक केस तो इसमें होता ही है, लेकिन साथ में क्या होता है, फाइब्रिन प्रोडक्ट्स आते हैं इधर। इस जगह में बहुत सारे और भी मसले होते हैं। क्या होता है कि फाइब्रिन आता है इधर, इस जगह में एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। फाइब्रिन एक्यूमुलेट होता है, फिर प्लेटलेट्स आते हैं, मैक्रोफेजेस आते हैं, मोनोसाइट्स आते हैं, ये सारे इधर एक्यूमुलेट होते रहते हैं। जब फाइब्रिन आता है ना तो फाइब्रिन अट्रैक्ट करता है मैक्रोफेजेस को, फिर ठीक है ना। ये एक इसका फंक्शन होगा। दूसरा क्या, फाइब्रिन क्या कहता है, फाइब्रिन के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, फाइब्रिन डिराइव जो प्रोडक्ट्स हैं वो दे आर स्टिमुलेटरी टू द ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, ये होता है। उसके अलावा फिर क्या होता है, प्लेटलेट्स आते हैं, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर भी आता है, ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं यहाँ से भी, मैक्रोमेसेंजियल सेल से ग्रोथ फैक्टर आता है, मैक्रोफेजेस से ग्रोथ फैक्टर आ गया। इस जगह में एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होती है, ये मैंने आपको दिखाया, ये देखें एक्सेसिव प्रोलिफरेशन, यहाँ पे देखिए सेल्स बहुत ज़्यादा सेल्स बन रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम प्रोलिफरेशन होती है, जो ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं फाइब्रिन से, प्लेटलेट से, मैसेंजियल सेल से, मैक्रोफेजेस से, ठीक है, पीडीएफ जैसे प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर वगैरह, ठीक है। तो यहाँ प्रोलिफरेशन होती है, और ये इस जगह में फुल होती है, पफीनेस आती है सेल्स की प्रोलिफरेशन की वजह से, ठीक है ना। फिर केस में इसको क्रीसेंट ग्लोमेरुलोपैथी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह ये देखें, ये इस तरह का क्रीसेंट बन रहा होता है, तो इस तरह का क्रिसेंट, तो इसको क्रिसेंट ग्लोमेरुलोपैथी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो क्रिसेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या क्रिसेंट ग्लोमेरुलोपैथी है, ये तो एक हिस्टोरिकल टर्म है, लेकिन यहाँ हम हिस्टोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये पेशेंट आपके पास आएगा कैसे, ये पेशेंट आपके पास आएगा रैपिड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ ग्लोमेरुलर फंक्शन के साथ। तो ये रैपिडली प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ ग्लोमेरुलर फंक्शन, देखें ऑब्वियसली यहाँ पे नेफ्रिटिक के सिम्टम्स तो हैं ही है सारे, क्योंकि ये सारा एरिया ही देखें ना पफीनेस इस क्रिसेंट की वजह से ब्लॉक हो रहा है, नेफ्रिटिक के सिम्टम्स हैं ही है उधर। लेकिन देखें ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिनिन बिल्टअप होता है, ठीक है। और इसमें साइंस ऑफ रेनल फेलियर अपेरेंट होते हैं इस पेशेंट में, ठीक है। रेनल फेलियर हो जाता है, रेनल फेलियर, ठीक है। इसको कहते हैं यूरेमिया। देखें बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये सारा कुछ हो जाता है, और इसमें क्या होता है, एजोटीमिया जो है ना यूरेमिया में कन्वर्ट होता है। तो इसको रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं या क्रिसेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, ठीक है ना। देखें यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करते चलें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एजोटीमिया एंड यूरेमिया, ठीक है। एजोटीमिया उसको कहते हैं जो हमने नेफ्रेटिक में पढ़ा कि एजोटीमिया उसको कहते हैं जो ब्लड केमिस्ट्री इज डिस्टर्ब्ड बट क्या है, बट विदाउट साइंस ऑफ रीनल फेलियर, ठीक है। अच्छा, जबकि यूरेमिया क्या होता है, रीनल डिसफंक्शन, बिकॉज ऑफ रीनल फंक्शन डिसफंक्शन ब्लड केमिस्ट्री इज डिस्टर्ब्ड विद साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ रीनल फेलियर, ठीक है। यूरेमिया में रीनल फेलियर के सिम्टम्स होते हैं, एजोटीमिया में ड्यू टू ब्लड केमिस्ट्री डिस्टर्बेंस रीनल फेलियर के सिम्टम्स नहीं होते, ठीक है।
तो एजोटीमिया और यूरेमिया में ये फ़र्क है। तो एजोटीमिया तो इस केस में जो फिश इंजरी में प्रीवियसली जो हमारा एजोटीमिया था, इस जगह में एजोटीमिया ये होता है यूरेमिया में कन्वर्ट हो जाता है। और ठीक है ना, इसको कहते हैं रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, RPGN बोलते हैं इसको। और क्या होता है ये, इसको ना हम कहते हैं कि ये पेशेंट जब आपके पास आएगा ना तो एक्यूट रेनल फेलियर के साइंस एंड सिम्टम्स के साथ आएगा, ठीक है। तो ये ना वीक्स एंड डेज में ये पेशेंट आपके पास चेंज होके आएगा, ठीक है, रैपिडली प्रोग्रेसिव है ये। तो ठीक है ना, तो जो हमारे पास जो 5+ थे उसमें एक्यूट रेनल फेलियर की प्रेजेंटेशन होगी, सही है। नेक्स्ट हम देख 6+, ठीक है, 6+, 1 2 3 4 5 6+, इसमें CRF आ जाता है, ठीक है। CRF देखते हैं अभी। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि इसमें के जो मॉडरेट या टू सीवियर इंजरी फॉर लॉन्ग टाइम जब हो ना, मॉडरेट टू सीवियर ग्लोमेरुलर इंजरी फॉर लॉन्ग टाइम हो, या फिर ये कि नेफ्रोटिक हो सकती है, नेफ्रिटिक मॉडरेट टू सीवियर हो सकती है, नेफ्रोटिक मॉडरेट टू सीवियर हो सकती है, RPGN मॉडरेट टू सीवियर हो सकती है, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग टाइम हो तो क्या होता है, अब क्या होगा जब लॉन्ग टाइम होगा ना, नेफ्रोटिक या RPGN जो भी लॉन्ग टाइम के लिए होगा, तो आराम से क्या होगा, लॉन्ग टाइम इन्फ्लेमेटरी सेल्स जमा होंगे। इन्फ्लेमेटरी सेल्स क्या करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करेंगे। ग्रोथ फैक्टर्स जब रिलीज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट होगी या फाइब्रोसाइट्स होगी, सिस्ट लिखा हुआ साइट है ये, साइट्स होगी, ठीक है। फिर ये क्या करेंगे, ये कोलेजन एक्यूमुलेट करना शुरू कर देंगे ग्लोमेरुलाई में, ठीक है। खुद सोच लें, इस जगह में कोलेजन भरा हुआ हो, इस जगह में, ठीक है ना, कहाँ गया, ठीक है ना, इस जगह में कोलेजन भरा हुआ, तो ये काम करेंगे, ये बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक। जब यहाँ पे कोलेजन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो ये रिवर्सिबल भी नहीं है, ठीक है ना, ये रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो हम कहेंगे प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल डैमेज टू द ग्लोमेरुलाई। इससे क्या होगा, हमारे पास क्रोनिक रीनल फेलियर की सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है ना। इसमें एक गार्बेज टर्म है, ठीक है ना, क्रोनिक नेफ्रोटिक इसमें आ सकता है, क्रोनिक नेफ्रिटिक इसमें आ सकता है, RPGN आ सकता है, ठीक है ना। और इस तरह के पेशेंट्स की बायोप्सी लेंगे तो इस तरह का फाइब्रोटिक आपको नेफ्रॉन नज़र आएगा, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं फाइब्रोटिक, जो नेफ्रोलॉजिस्ट उसको हाइलिनाइज्ड कहते हैं, ठीक है ना, जो ग्लोमेरुलाई आर हाइलिनाइज्ड, ठीक है ना। तो इसको फाइब्रोसिस हो जाती है, तो इसको हम क्रोनिक रीनल फेलियर के उसमें लाते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। तो कोई भी चीज़ इसमें फाइब्रोसिस में CRF में जा सकती है लॉन्ग टाइम के बाद, ठीक है। और इसके बाद कभी कभी आपके पास पेशेंट आता है, CRF का पेशेंट आता है और आप उसकी बायोप्सी लेते हैं तो आपको फाइब्रोटिक किडनी मिलती है। फाइब्रोसिस मतलब हाइलिनाइज्ड किडनी, फाइब्रोटिक किडनी, ठीक है, हाइलिनाइज्ड ग्लोमेरुलस या फाइब्रोटिक ग्लोमेरुलस फॉर एग्जांपल मिलता है। तो आप देखते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि ये नेफ्रोटिक की वजह से था, नेफ्रिटिक की वजह से था। तो वो ऐसे पेशेंट्स जो लॉन्ग टर्म तक प्रोटीन लूज़ करते होते हैं लेकिन उनको सही तरीके से डायग्नोस एंड ट्रीट नहीं किया जाता, ठीक है। तो कभी कभी CRF की पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या था पहले, ठीक है ना। तो ये हुआ। उसके बाद देखें कि ये आपने याद रखना, इसमें ग्रोथ फैक्टर की प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट होती है ग्रोथ फैक्टर की वजह से। ग्रोथ फैक्टर सिक्रेट बाय इन्फ्लेमेटरी सेल्स ओवर द लॉन्ग टाइम, ठीक है।